बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारे पास आज के लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लिनिकल केमिस्ट्री, केमिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। आज हम इन एमसीक्यूज को देखेंगे और इनके डिस्कशन करेंगे कि इन एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स कौन से हैं, वो करेक्ट क्यों हैं, और जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो गलत हैं तो वो गलत हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो है 15। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज यील्ड। तो सबसे पहले तो सुक्रोज हमें पता है हम सबको कि एक डाइसैकेराइड है और इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है सुक्रेज, तो जिससे हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स हमने मिलकर। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जब सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज ऐड करता है तो हमें दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बोथ ऑफ व्हिच आर हेक्सोकाइनेज। Glucose is aldose sugar and fructose is a keto sugar. All other options are wrong. Glucose only, हमें सिर्फ ग्लूकोज नहीं मिलती, लैक्टोज एंड ग्लूकोज भी नहीं है, और माल्टोज और फ्रुक्टोज भी नहीं। ये डिफरेंट ऑप्शंस अगर लैक्टोज की होती यहाँ पर या माल्टोज की होती तो उसके हवाले से हम देखते बाकी ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर ए है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेट और पायोरेट। ऑप्शन नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज, एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स टू फॉर्म ग्लूकोज। सो हमने कुछ जनरल टर्म्स पढ़ी थी अपनी केमिकल पैथोलॉजी में कि ग्लाइकोलाइसिस सिंपली मींस लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होगा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेट और पायरुवेट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सो इसका अगर यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस का पूछा होता तो हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। सी ऑप्शन है जी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। इसका जो होता है इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। देन डी ऑप्शन है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स टू फॉर्म ग्लूकोज, तो इसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑफ विच फॉलोइंग द फॉलोइंग ब्लड ग्लूकोज लेवल विच वुड यू एक्सपेक्ट टू रिजल्ट इन द ग्लूकोज इन द यूरिन। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज शुगर लेवल चेक किया गया है तो वो इन जो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, पॉसिबिलिटीज दी गई हैं, इनमें से क्या रिजल्ट हो सकता है। तो हम सबको बेसिक इतना पता है कि यूरिन में जो है वो नॉर्मली शुगर प्रेजेंट नहीं होता। अगर प्रेजेंट होती है तो कब प्रेजेंट होती है, हम सब ये पढ़ चुके हैं कि जो रीनल थ्रेशोल्ड है फॉर ग्लूकोज वो है 180 mg पर डीएल, यानी कि 180 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे नीचे तक जितनी ग्लूकोज प्रेजेंट होगी वो सारी की सारी किडनीज जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। जब रीनल थ्रेशोल्ड से वैल्यू 180 मिलीग्राम पर डीएल से वैल्यू रेज कर जाएगी तो फिर सारी की सारी जो ग्लूकोज है वो यूरिन में मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए 60 मिलीग्राम पर डीएल, तो ये तो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। 120 मिलीग्राम पर डीएल तो ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। 150 mg पर डीएल ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ, 225 mg पर डीएल इज द करेक्ट ऑप्शन के जब 225 mg पर डीएल तक लेवल यानी कि रेज हो जाएगा, 180 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर चांसेस है हमारे पास कि शुगर जो है यूरिन में वो ब्लड ग्लूकोज लेवल आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक क्लिनिकल, उसमें कहता है जी अ 30-year old pregnant woman has a gestational diabetes mellitus screen test performed at 26 weeks of the gestation. Her physician choose to order a 50-gram oral glucose load. Her serum glucose level is 150 mg per liter at 1 hour. What should occur next? सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 30 ईयर जो की जो है फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और 26 वीक ऑफ गेस्टेशन पर उसकी जाके गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की स्क्रीनिंग की गई है। अब डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि उसको 50 ग्राम ग्लूकोज दिया जाए और 1 आवर के बाद उसका शुगर लेवल चेक किया जाए। आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करते हैं कि यहाँ पर दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक कहते हैं 1 स्टेप अप्रोच, एक होता है 2 स्टेप अप्रोच। तो यहाँ पर 1 स्टेप अप्रोच को फॉलो किया गया। सो 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज लोड उस फीमेल को दिया गया और उसके बाद आफ्टर 1 आवर जब हमने उसका ग्लूकोज लेवल मेजर किया, सो ग्लूकोज लेवल था हमारे पास 150 mg पर डीएल।
अब जो इन इसकी टेबल वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर तो वैल्यू लेस देन 140 mg पर डीएल होती तो इट मींस नॉर्मल, और अगर ज्यादा वैल्यूज होती तो फिर हम उसको कंफर्म करते डायबिटीज मेलाइटिस। बट दिस 150 mg पर डीएल डज नॉट कंफर्म दैट शी हैज डायबिटीज मेलाइटिस। So option number A, this confirms diabetes mellitus, give insulin and dietary intake of the carbs should be lessened. So option A and B तो यहाँ से ही हमारे पास गलत हो गए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन सी, दिस इज सस्पिशियस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट शुड बी परफॉर्म। अब हमें पता है कि वैल्यू 140 से नीचे नहीं आई लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू रेज्ड भी नहीं, सो सस्पिशियस है कि डायबिटीज मेलाइटिस का केस हो सकता है, लिहाजा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की तरफ अब जाया जाएगा। अब फर्दर आगे जो है टेस्टिंग की जाएगी ताकि जो है मजीद उसको डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाए। दिस इज एन एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन 140 mg पर डे होती है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। तो देखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में ऑप्शन ए इंसुलिन डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक सेल, ऑप्शन सी कीटोएसिडोसिस प्रोन, एंड ऑप्शन डी occurs more frequently in adults। so सिंपल है ये क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि डायबिटीज मेलाइटिस का ताल्लुक कोई भी अडल्ट से या एज फैक्टर से नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट लिंक विद एनी ऑफ द जीन्स और सम सॉर्ट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। सो यहाँ पर जो हमारे पास है वो इंसुलिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, कीटोसिडोसिस का चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इट डज नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब डायबिटीज मेलाइटिस। Which of the following is not associated with hypoglycemia? कहता है हाइपोग्लाइसीमिया में क्या चीज नहीं हो सकती। न्यूरोग्लाइकोपीनिया, symptoms occur with plasma glucose level of 60 to 70 mg per dl, decreased hepatic glucose production, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज 72 आवर टेस्ट। अच्छा, एक टेस्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया की कंफर्मेशन के लिए, उसको कहा जाता है 72 आवर ग्लूकोज टेस्ट। इसके अंदर जो है 72 आवर्स के बाद, फास्टिंग के बाद 72 आवर के बाद जो है इसका ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, तो वो अगर उसकी वैल्यू लेस देन 45 mg पर डीएल हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। सो डी ऑप्शन तो करेक्ट है हमारे पास, डिक्रीज हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, ये भी ठीक है, लिवर से जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है। न्यूरोग्लाइकोपिनिक कंडीशंस भी हमारे पास देखने को मिलती हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर वैल्यू दी गई है कि सिम्टम्स अकर विद प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ऑफ 60 टू 70, जबकि हमारे पास जब से वैल्यू प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल की वैल्यू लेस देन 55 mg पर डीएल होती है, देन जो है हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ग्लाइको हाइपोग्लाइसीमिया के। सो ऑप्शन नंबर बी इज द right option that is not associated with the hypoglycemia। Then है जी next question, which method, glucose method, catalyzes the phosphorylation of glucose by ATP forming glucose 6 phosphate and ADP with the absorbance of NADPH produced at the and read at the 340 nanometer। तो कहता है कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम ग्लूकोज को एटीपी के साथ यूज करते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं और साथ एडीपी बनता है और उसके बाद एनएडीपीएच की एब्जॉर्बेंस लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, एक हमारे पास पहले है ऑटोटोलिडीन, देन बी ऑप्शन है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, सी ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज एंड डी है ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज। सो करेक्ट ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज। इट इज बेसिकली एन एंजाइमेटिक कपल्ड रिएक्शन जिसके अंदर सबसे पहले हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज करवाते हैं, देन उसके बाद उसके एनएडीपीएच की एब्जॉर्बेंस ली जाती है 340 नैनोमीटर पर। जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑर्थोटोलिडीन इसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाया जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पर एक्ट करता है, और हेक्सोकाइनेज बेसिकली तमाम जो शुगर्स हेक्सोज शुगर्स होती हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर अब हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन। At what level should a 52-year-old male diagnosed with type 2 diabetes mellitus maintains his hemoglobin A1C? So कहता है कि 52-year-old male है वो अपनी HbA1c का लेवल कहाँ तक मेंटेन किया जाए। So according to our book and according to ADA guidelines के जो hemoglobin लेवल है उसको should be below than 7%। कई जगह पर 6% का भी आता है, लेकिन 7% रिकमेंड किया जाता है ताकि किसी भी किस्म के जो माइक्रोवास्कुलर और अदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हीमोग्लोबिन जो HbA1c लेवल है दैट शुड बी लेस देन 7%।
Which of the following is not a reagent required in the enzymatic serum glucose method? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता चल गया होगा कि बी ऑप्शन ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम हमें रिक्वायर है, सी ऑप्शन पर ऑक्सीडेज दैट इज आल्सो एन एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड, एंड रिड्यूस chromogen is also required so that it can be oxidized and change its color so we can make the readings. So NAD positive is the one thing which can know, which is not required basically as an reagent. Which of the following is not a characteristic of the severe hyperglycemia? Severe hyperglycemia में क्या नहीं हो सकता? Polyuria, ketonuria, glucosuria and hypoglucagonemia. So polyuria means यूरिन का बहुत ज्यादा आना, कीटोन यूरिया कीटोन बॉडीज का ज्यादा बनना, ग्लूकोज यूरिया यूरिन में ग्लूकोज का ज्यादा आना. सो हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन में, स्वेयर हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन में ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं. हाइपोग्लूकोगोनीमिया हमें देखने को नहीं मिलता. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following carbs carbohydrates is a polysaccharide? सिंपल हमारे पास बुकिश क्वेश्चन है कि स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज. हमें पता है कि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज हमारे पास डाइसेक्राइड है, लैक्टोज वंस अगेन इज अ डाइसेक्राइड एंड ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड. Which test may be performed to assess the average plasma glucose level that an individual maintained during the previous 2 to 3 months? तो हम सबको पता है कॉमनली कि previous 2 to 3 months पीरियड के जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, उसको देखने के लिए हम HbA1c करवाते हैं. दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन. सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, 2 आवर्स पोस्टप्रांडियल टेस्ट, ये डिफरेंट टेस्ट है हमारे पास. ये बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस की कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट करवाई जाती हैं. प्लाज्मा ग्लूकोज इज अ नॉर्मल टेस्ट दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन स्टेट ऑफ फास्टिंग एंड एनी टेंडन स्टेज. सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट. Which glucose method is considered to be a reference method? तो reference method हम सबको पता है कि hexokinase method हमारे पास reference method यूज होता है ग्लूकोज की मेजरमेंट के लिए. सो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है. Which of the following hormone does not promote an increase in the blood glucose level? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूरी बॉडी में डिफरेंट हमारे पास जितने हार्मोन्स हैं उन तमाम हार्मोन्स में एक हार्मोन हमारे पास सिर्फ ऐसा है जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है, बाकी सब हार्मोन्स ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं. सो वो हार्मोन जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है वो है हमारे पास इंसुलिन. ऑल अदर हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, ग्लूकागोन एक्ट्स combinedly to make increase in the glucose level. So insulin only acts to decrease the glucose level. So D option is the correct option. As a part of routine physical fasting, plasma glucose performed on a 45-year-old male and the test result is 105 mg per dl. How should this individual be classified? 45-year-old male है, वो लैब जाता है अपना रूटीन फिजिकल चेकअप करवाने के लिए. उसकी जो फास्टिंग शुगर है उसकी वैल्यू आती है 105 mg per dl. तो अब आप इसको कैसे देखते हो? नॉर्मल फॉर हिज एज, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज. हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट क्राइटेरिया जो है हमारे पास. फास्टिंग में जो वैल्यू होती है वो लेस देन 100 होनी चाहिए, लेस देन 99 होनी चाहिए हमारे पास फास्टिंग में नॉर्मल है. और अगर हमने डायबिटिक क्राइटेरिया में उसको लेकर जाना है तो दैट शुड बी 126 mg per dl और मोर देन 126 mg per dl. सो नॉर्मल की रेंज आ गई हमारे पास लेस देन 100 और डायबिटिक की रेंज आ गई 126 equals to 126 or more than 126. So any value in between 100 and 126 is classified in the impaired fasting glucose. तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. कि ये नॉर्मल तो नहीं है, ये impaired fasting glucose है. कि इसको दोबारा से कंफर्म करवाया जाएगा कि ये वैल्यू ना ही नॉर्मल में कंसीडर होती है और ना ही किसी किस्म की डायबिटिक कंडीशन में कंसीडर की जाती है. सो द उस पर्सन को क्लासिफाई किया जाएगा एज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल और फिर उसकी जो ग्लूकोज फर्दर है उसको कंफर्मेशन के लिए फर्दर टेस्टिंग करवाई. सो दिस इज इट. ये थे हमारे 15 MCQs. एक शॉर्ट रिवीजन थी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक के हवाले से.